बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि मुजव्वज़ा आइनी तरामीम जो कि अदलिया के हवाले से हैं, उसको लेकर मुख्तलिफ शोर भी जारी है और सियासी चेमगोइयाँ भी जारी हैं और जो अदलिया का एक बड़ा ओहदा है उसको लेकर बयानबाजी भी की जा रही है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ 19 सितंबर से वकला तहरीक का जो ऐलान किया गया है, वकला तहरीक जो है ये कितने असरात मुरतब कर सकेगी हालिया सियासी हालात पर, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बतौर चीफ जस्टिस 1 साल मुकम्मल हो गया है। क्या कारकर्दगी रही, क्या खोया, क्या पाया। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान गिलजई, परवेज सदेला, बिशारत राजा और उमर दराज गोंदल। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और सबसे पहले मैं रिजवान आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं, अब जाहिर है आइनी तरामीम के हवाले से गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुसलसल एक हिजानी कैफियत हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इस दौरान एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ये बयान दिया कि आइंदा चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। और ज़ाहिर है सीनियरिटी के हवाले से और जो पहले से कानून में एक जगह मौजूद है उसके तहत यही होना चाहिए। मगर इस दौरान अपोजिशन की जानिब से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था और आइनी तरामीम में जो बड़ी वजह बयान की जा रही थी वो यही थी कि एक्सटेंशन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को देने के हवाले से ये तमाम तर प्रैक्टिस की जा रही है। तो क्या ये बयान के बाद कोई मौक़िफ़ तब्दील हो जाएगा, या इस बयान को फ़कत बयान लिया जाए सूरत हाल जो कि तू है, या ये कोई प्लान बी है? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिलावल साहब का आज जो बयान आया है ये अंगूर खट्टे हैं, अगर आप इसको एक जो मिसाल है ना उससे लिया जाए तो ये बिल्कुल उसके ऊपर सादिक आती है, क्योंकि पूरी कोशिश पूरी तरह से बिलावल भुट्टो साहब खुद इन्वॉल्व थे। आपने देखा टीवी स्क्रीनों पर कि बार बार वो मौलाना फजलुर रहमान के घर जाते रहे और उनको इस बात के ऊपर आमादा करते रहे कि वो इस आइनी तरमीम को सपोर्ट करें। अब ये जो आइनी तरमीम है, ये जो जुडिशल पैकेज है, ये जिस अंदाज से पेश किया गया, इससे पहले पाकिस्तान में जो 25 तरमीम हुई है, कोई ऐसी आइनी तरमीम नहीं थी जिसके ऊपर बाकायदा एक डिटेल डिस्कशन ना हो, जिसके मुसव्विदे को कमेटीज के अंदर बाकायदा डिस्कस ना किया गया हो और उसके बाद एक प्रॉपर उसके ऊपर कंसल्टेशन के बाद ये तरमीम मंजूर करवाई गई या लाई गई। ये वाहिद ऐसी तरमीम थी और जिसके अंदर पूरा पैकेज था, कोई 50 के करीब ये तरमीम थी, लेकिन इसका जो मुसव्विदा था वो उस दिन तक सामने नहीं आया था जब तक मौलाना फजलुर रहमान ने इसकी डिमांड नहीं की थी। यानी बिलावल भुट्टो साहब को वो जो एडवोकेसी कर रहे थे उन तरमीम की, और हफ्ते और इतवार के दिन ये इजलास बुला के ये जिस हैस्ट के अंदर ये तरमीम की जा रही थी, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो अदलिया को कंट्रोल करना, और कंट्रोल करने का जो उसका रास्ता था वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मजीद जो है वो तोसी देना था, उनको मुद्दत मुलाजमत में। ये जो उनका एक प्लान था कि एक अलग आइनी अदालत हो और उस आइनी अदालत के जो चीफ जज हों वो काजी फायज ईसा साहब हों। सो ये उस सारी चीज से अवेयर थे, ये ऑन बोर्ड थे और ये चाह रहे थे कि मौलाना फजल गैर वो देखे वो जो तरमीम है उसका ड्राफ्ट देखे, बस सपोर्ट कर दें। और वो बार बार जाते रहे। बिलावल भुट्टो साहब को ये आपने खुद देखा टीवी स्क्रीनों के ऊपर, वो मौलाना के घर गए और उनको मनाते रहे। और आज जब ये उनको एक शिकस्त हुई है और नाकाम हुए हैं वो उस वारदात को मुकम्मल करने में, तो अब वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो हम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अब ये नाकाम हो गए हैं, आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। और दूसरा आप ये देखें कि जो बिलावल भुट्टो साहब ये बात कर रहे हैं, जो आइनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आया है जिसको छुपाया जा रहा था, यानी कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी MNA को, या जो पार्लियामेंट का रुकन है जिसने तरमीम करनी है, जो कानून साज असम्बली का रुकन है, उससे पहले ये छुपाया गया हो या उसको डिस्कस न किया गया हो। लेकिन जब ये सामने आया आखिरी वक्त तक तो ये छुपाते रहे। आज तो सारा बासी साहब ने रोजनामा जंग में ये लिखा है कि हुकूमत इस बात के ऊपर शदीद गुस्से में है कि भाई ये कैसे लीक हो गया। ये टास्क सौंपा गया था मोहसिन नकवी साहब को, राजिम नजीर तार साहब को, कि सारे मामले को खुफिया रखना है, लेकिन ये खुफिया नहीं रहा, ये लीक हो गया। का मुंह बोलता सबूत है ये सारा। इसमें एक अहम बात जो तो ये हम बिलावल भुट्टो जरदारी के जिस बयान की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जाहिर है वो ये बात कर रहे हैं कि आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे,
लेकिन जाहिर है एक मुतबादिल आईनी अदालत के क़याम की बात, उस ड्राफ्ट जिसका आप जिक्र करें उसमें कहा गया है, उसमें जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको वहाँ लगाया जा सकता है। तो जाहिर है जो मुतबादिल आईनी अदालत उसमें फिर जो जाहिर है ये भी हम गुज़िश्ता दौरों से ये बात कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि एक अदलिया का एक इदारा, एक बड़ा इदारा ही रह जाएगी, लेकिन जो इनके मसाइल हैं वो उस कोर्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जाहिर है उस तनाजुर में तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, ये जो सारी तरमीम है इसका मकसद ही यही था कि अदलिया को कंट्रोल करना है, और अदलिया में जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं वो या उन जैसा कोई शख्स जो है अब वो सारी चीजें, सारे मामलात कंट्रोल करें। लेकिन अब जाहिर है ये आईनी तरमीम मौखर हो चुकी है और अब ये उसी वक्त मंजूर हो सकती है कि जब इसके अंदर जो अपोजिशन है, जिसके अंदर पीटीआई है, मौलाना फजलुर रहमान है, वो अपनी तरमीम देंगे, अपनी तजवीज़ देंगे उन तरमीम के ऊपर, और अगर उसके ऊपर इत्तफाक राय हो जाता है और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जिस तरह का एक तजवीज़ है जो मिसाक जमहूरियत के अंदर भी इत्तफाक हुआ था, उसके हवाले से जो है वो कोशिश की जा सकती है। लेकिन अभी उस पर टाइम लगेगा, इसके ऊपर ये डिस्कशन होनी है, और वैसे भी मामला मौखर हो गया है। जाहिर है अभी ये मामला आगे बढ़ेगा। मैं बिल्कुल सही है। परवेज संदेला साहब, आपके नजदीक, अच्छा ये सिर्फ बिलावल भुट्टो के एक हम बयान की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब मियां जावेद लतीफ पाकिस्तान से एक नून के रहनुमा है, उन्होंने भी गुफ्तगू की है निजी टीवी चैनल से, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि आईनी तरमीम रुकवाने के पीछे भी जनरल फैज हमीद का हाथ है। अब ये आप क्या समझते हैं कि ये क्या सूरत हाल है? वो जनरल फैज हमीद तो इस वक्त मिलिट्री की तहवील में है, तो ये क्या मंतक पेश की गई है? हमें तो नहीं समझ आ रही, जरा समझाइएगा। मैं पहले तो जरा मैनू ये पूछ के दसो, जरा हसन डया तुहाडे लतीफे ते ये हसन वाली गल किहड़ी सी, ताकि मैं भी जरा खोल के हंस ला, हो सकता है मैनू ना समझ आई हो भी। आपका जो सवाल है इसमें जो हंस रहे हैं मेरे दोस्त, मैंने कहा आप मुझे भी समझ लगे ना कि हंसने वाली इसमें क्या था। सुंदेला साहब आप बात करें, मैं आपको जवाब दूंगा। राजा साहब से पूछ लेंगे, आप बात करें, मैं बाद में जवाब दूंगा आपको। ठीक है, लाला तंडी वीडियो संभाल के रखी है, बेफिक्र हो जा तू, जरा मैनू जवाब दे, मैं भी जवाब सही, ठीक है। अच्छा देखें सर, इससे आगे निकल के पहले तो तमाम आपके दोस्तों को, पैनलिस्ट को सलाम और सुनने वालों को भी सलाम। देखें ये है क्या सारा, अगर अब देखें जिसकी जो समझ है, अब वो चाहे इस प्रोग्राम में हो, जो प्रोग्राम से बाहर हो, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको सूट करता है, इसके बारे में वही गुफ्तगू किए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि इतना बड़ा कोई कदम लेने जा रही है हुकूमत, आईनी तरमीम लेने जा रही है जो इस तरह से की जा रही है। उसकी वजह है, उसके पीछे हमें वजह भी तो तलाश करनी चाहिए ना, कि अगर मुसवदा नहीं दिखाया जा रहा या लोगों को, तो क्या वजह है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासत को उस नहज पर ले गई है जो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जो हुकूमत में है तो अपोजिशन के साथ नहीं बैठना, और अपोजिशन में है तो हुकूमत के साथ नहीं बैठना। अगर हुकूमत कोई अच्छा काम करने जा रही है तो नहीं बैठना, और अपोजिशन तो भी नहीं बैठना। मतलब माजी की एक छोटी सी मुझे लगेगा, आपको याद है जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो इनके दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान ने हमला किया था, क्या उस वक्त अपोजिशन के साथ बैठे थे उस जहाज गिराने वाले मामले पे या उस पायलट वाले मामले पे? तो आज भी उसी जगह पे खड़े हैं। 18वीं तरमीम के वक्त मेरे सीनियर दोस्त बैठे हुए यहाँ पे, राजा साहब, और मुझे सब बताइएगा कितनी देर तक ये मामलात चलते रहे हैं कि 18वीं तरमीम के लिए, और कितनी पार्टी और कितनी पार्टियों ने, क्या उन पार्टियों ने बैठकर बगैर किसी मसले मसाइल के 6 महीने साल में क्या 18वीं तरमीम का ड्राफ्ट तैयार नहीं किया? और सबने मुतफक्का तौर पर, आज भी यही होना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ बैठेगी? जहां तक अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें, जोहेल लतीफ की बात करें, तो ठीक है, नेटवर्क तो पीछे है ना, वो नेटवर्क आज भी किसी ना किसी जगह पे तगड़ा है, आज भी किसी ना किसी तरह से वो कायम दायम है, और वो चाहता है कि माजी के चीफ जस्टिस जमान, जो जाहिर है मेरे दोस्तों को बड़े पसंद होंगे, मुझे बड़े उन पे इतलाफात होंगे कि साकिब निसार, बंदयाल, खोसा, ये इस तरह के आते रहे, और इसी तरह के वो जो नेटवर्क है उनके हाथों इस्तेमाल होते रहे और काम चलते रहे। आईनी तरमीम में कौन सी ऐसी चीज है, क्या अभी वो नेटवर्क काफी मजबूत है बने? जी, आईनी अदालतें क्या किसको सूट नहीं करती कि आईनी अदालत बननी चाहिए? और आईनी अदालत दुनिया की 85 मुल्कों में कायम है, सिर्फ पाकिस्तान में तो बनने नहीं जा रही। फौजदारी मुकदमात का 1 साल में फैसला होना चाहिए, वरना जज के खिलाफ कार्रवाई भाई 20-20, 25-25 साल रोग रुलते रहते हैं। और हाँ, जो उसमें गुंजाइश है, अगर पहली टाइम में हुकूमत नहीं कर सकी तो अगली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ बिठाकर उनके साथ सलाह मशवरे के साथ कर ले, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमें ड्राफ्ट ही नहीं दिया गया।
सदरा साहब वो कह रहे हैं हमें ड्राफ्ट तो दिखाएं ताकि हम डिस्कस करें। बार बार बैरिस्टर गौहर का भी ये बयान सामने आ रहा है जी। चलें सर, अब तो मैं कह रहा हूं अब तो ड्राफ्ट दिखा दिया ना, अब तो देख लिया ना, अब तो खुल के सामने आ गया ना, तो अब बैठ जाए, अब बैठ के उनके साथ बात कर लें, अपने जो तहफात है वो दूर करवा लें, अपनी जो सिफारिशात है उसमें शामिल करवा लें, और जो ऐसी सिफारिशात है जो नहीं मंजूर है उसको निकलवा दें, लेकिन किसी टेबल पर बैठ के साथ ये करना पड़ेगा ना। क्या आपने ये जलसे जुलूसों में, क्या आपने ये असेंबली के फ्लोर पर नहीं, इसके लिए आपको उस कमेटी में लोगों के साथ बैठना पड़ेगा और उनसे अपनी सिफारिशात लेनी पड़ेंगी और अपनी सिफारिशात देनी भी पड़ेंगी। ये इसके अलावा तो मुझे कोई हल नजर नहीं आता इसका। ठीक है, अच्छा अब बिशार राज साहब आप फरमाइएगा कि एक जानिब तो ज़ाहिर है ये सूरत हाल है, ये बयानात भी सामने आ रहे हैं, अब मुस्कुराने की वजह भी आप यकीनन बता दीजिएगा, लेकिन ये भी इतलात हैं कि मियां नवाज शरीफ ने राब्ता करने की कोशिश की मौलाना फजल में, वो तशरीफ भी लाए इस्लामाबाद में, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आपको भी उलझाया जा रहा है, मुझे भी उलझाया जा रहा है, और उसके बाद मियां साहब जो है वो वापस चले गए हैं। क्या समझते हैं, मियां नवाज शरीफ ने भी इस मुसवदे को नहीं देखा? मैं बहुत शुक्रिया नक्की साहब, मैं वो परवेज संदेला साहब बड़े मोहसिन हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा एहतराम है उनके साथ। वो नेटवर्क की बात कर रहे थे, वो लोहे का बना हुआ नेटवर्क है, इतना मजबूत नेटवर्क है कि वो टूट नहीं रहा है जनाब। अगर वो टूट नहीं रहा है नेटवर्क, इतना मजबूत नेटवर्क है, तो फिर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं अगर अभी भी फैज़ हमीद का नेटवर्क चल रहा है तो फिर ये तो समझे कि इनकी कमज़ोरी है। और दूसरा परवेज संदेला साहब ने एक बात की कि ये जी जो है वो ऐसा क्या हो गया जी कि 2 दिन में वो आईनी अमेंडमेंट मंजूर नहीं, बल्कि परवेज संदेला साहब मुशर्रफ ने, बल्कि उससे पहले ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम जब लाई थी तो कम बेश 8 माह असम्बली में उस पर बहस व मुबासा हुआ, तब जाकर वो असम्बली में उसको मंजूर हुई। मुशर्रफ ने 17वीं तरमीम लाई थी तो कम बेश 7-8 माह उस पर भी, फिर जब ये 18वीं तरमीम लाई गई तो 12 माह उस पर जो है कम 1 साल के करीब तरीन उस पर असम्बली में पेश किया गया, और 77 जो इजलास खुसूसी कमेटी के उस पर हुए 18वीं तरमीम पर जरदारी की जो लाई गई थी उस दौर में। मुझे यह बताएं कि यह कैसी जमहूरियत है जो 2 दिनों में रातों रात चोरों की तरह, डाकू की तरह छुपाकर आप लोगों को बंद कर रहे हैं, वहां पर नून लीग वालों को, एवं नून लीग के अपने लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो लोग राजी नहीं थे। मुसवदा पीपल्स पार्टी को कुछ और दिया गया, नून लीग को कुछ और दिया गया, मौला फजल रहमान को कुछ छोड़ दिया गया। मैंने जब वो मुसवदा पढ़ा, यकीन करें तो मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। वो तो पाकिस्तान, मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान में सांस लेना भी जो काबिल ताज़ीर जुर्म बढ़ा दिया गया था। आपका आर्टिकल 99, आपका आर्टिकल 187, आपका आर्टिकल 184(3), वो सारा कुछ उसमें बिल्डोज करके रख दिया गया। बुनियादी आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, आपके बुनियादी इंसानी हकूक, ये कैसी तरमीम थी जी, आईनी तरमीम? मतलब इसमें बिल्कुल ये कोई भेड़ बकरियां थे, ये कुछ चिमटियां, ये जहां पर इंसान नहीं बसते। ये एक लाया मोहसिन नकवी, उसने जनाब यहाँ पर आकर उसने पता नहीं कहाँ से वो डिक्टेशन ली, और ऊपर से नॉन लीग। नकवी साहब आपने सवाल किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को शहबाज शरीफ के टेलीफोन से कॉल की गई कि जी मैं और बाजी बड़े बाजी आने जाना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जनाब। फिर यह हुआ कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोग पहले मौजूद थे। जब यह खबर चली टीवी पर कि मियां नवाज शरीफ साहब को लेकर वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास, तो वहां से फिर यह हुआ कि 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और चले गए, वो मीटिंग तवील होती गई। फिर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को यह कहा कि बाहर जाकर आप कहें कि हम अवाल में जा रहे हैं। क्या पस्ती और क्या बुलंदी जनाब, यह दिन भी देखने थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले, जिनको मौलाना फजल रहमान साहब मुलाकात करने से इनकार कर रहे हैं जनाब। सही है। अच्छा, अब इसमें उमर दराज गोंदल साहब, मियां नवाज शरीफ का भी जिक्र हो रहा है, एक तो इस मुलाकात के हवाले से, और दूसरा आप क्या समझते हैं, मियां नवाज शरीफ ने कुछ रोज कबल ही जो है वो एक मरतबा फिर से सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने का फैसला किया था, हमने भी गुफ्तगू की थी अपने शो में, और उन्हें जल्द से जुलूसों का एक प्लान भी शेड्यूल किया गया था। लेकिन अब ये इतलात हैं कि इस आईनी तरमीम के हवाले से जो नाकामी का सामना हुकूमत को करना पड़ा है, उसके बाद मियां साहब जो हैं अब शायद उस तरह से मुतहर्रिक ना हो, उन्होंने अभी फैसला किया है खामोश रहने का। तो क्या मियां नवाज शरीफ का जो सियासी मुस्तकबिल है, जो इस वक्त उनका सियासी तौर पर मुतहर्रिक होना है, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है?
अच्छा, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि मियां साहब अब इतनी बार सियासी तौर पे मुतहरिक होने का फैसला कर चुके हैं कि हमें बार बार कहना पड़ता है कि एक बार फिर मुतहरिक होने का फैसला। अब पता नहीं मियां साहब ने मुतहरिक होना कब है। उन्होंने जब सदर बने थे तब भी हमें कहा गया था कि वो एक बार फिर मुतहरिक हो रहे हैं। अब पिछले दिनों जलसों का शेड्यूल बताया गया, वो फिर खामोश हो गए। फिर तरमीम के हवाले से बताया गया कि निजाम उनकी मर्जी से चलेगा। फिर पता चला नहीं, वो तो उनको पूरा मुसविदा भी नहीं दिखाया गया था, कुछ चीजें थी, फिर वो नाराज हो गए और फिर खबरें आई कि वो मौलाना साहब से मिलना जाना चाहते थे, लेकिन उनको वहां से भी मना कर दिया गया कि आप ना आइए। तो अब असल सिचुएशन ये है कि ये जाहिरन मुस्लिम लीग नून है सामने जिसका फेस है कि उनको ये शिकस्त हुई है या एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है उनके लिए कि तमाम तर चीजों के बावजूद, जब तमाम सिस्टम की सपोर्ट आपको हासिल है, उसके बावजूद आप नंबर पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी भी उतनी शरीक है, दीगर लोग भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आज रेस्क्यू अपना मिशन शुरू किया है। आपने देखा होगा कि आज बिलावल जरदारी के काफी ज्यादा इंटरव्यूज मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर हुए हैं। डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कोदल साहब, बिलावल साहब जमहूरी बन रहे हैं, जमहूरी। ठीक है। जिसका मकसद ये है कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं इस नाकामी से। और आपने नवीद कमर साहब की स्पीच भी सुनी थी जिसमें वो कह रहे थे हमें भी एतराज है। बुनियादी बात ये है कि ये तरमीम, जिस तरह से बाकी मेरे दोस्तों ने इस नुक्ते के ऊपर बात की कि देखिए जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत के उसूल के तहत आप कहते हैं ना कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, जमहूरियत के उसूल के तहत आप कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, तो उस जमहूरियत का एक उसूल ओपननेस भी है, उस जमहूरियत का एक उसूल फेयरनेस भी है, उस जमहूरियत का एक उसूल जो है वो पब्लिक डिबेट भी है, मुकालमा भी है। लेकिन ये कैसी तरामीम है जहां पे लोगों को आखिरी लम्हे तक इल्म ही नहीं है? क्या मीडिया में डिबेट नहीं होनी चाहिए? क्या सोसाइटी की इनपुट नहीं ली जानी चाहिए? या फिर आपको रातों रात जो है कुछ ऐसा करना है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने अंदर का खौफ मारना चाहते हैं? उस खौफ मारने के चक्कर में जो रही सही इज्जत सादात थी, शायद उसको भी आप गंवा बैठे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको फैसल बावडा जैसे लोग जो हैं, जो जाहिर है किसकी जबान बोलते हैं सबको पता है, वो भी आपको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को निकम्मा और नाअहल कह रहे हैं। तो आपने इस अरसे में कमाया क्या है? आपने किया क्या है? किस महाज के ऊपर? मैं आपको एक बात बताऊं, 2013 से 18 वाली गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी और उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की थी, इनका ख्याल ये था कि हम जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को कम करेंगे, जिसका मकसद था कुछ लोगों को ये फारिग करना चाहते थे। वो चीज भी गले पड़ गई थी। अभी आने वाले चीफ जैसे जैसे बिलावल साहब इशारा दे रहे थे जी वही होंगे। ये आपने आईनी तरमीम से पहले फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर क्यों नहीं कहा कि हम तरमीम करने जरूर जा रहे हैं, हम इस्लाहात करने जरूर जा रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद किसी का रास्ता रोकना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नवाजना नहीं है। तो हम ये आज कैटेगोरिकली ऐलान कर रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 25 अक्टूबर से आ जाएंगे। और आप इशारा करते आजम नजीर तारड़ साहब की तरफ के तारड़ साहब आप फ्लोर पे स्टेटमेंट दें कि हमारा मकसद ये नहीं है। तो हो सकता है पीटीआई भी आपके साथ होती, हो सकता है मौलाना भी आपके साथ होते। इसीलिए कहते हैं कि लड़ाई के बाद आप कोई तब्दीली देख रहे हैं? लड़ाई लड़ाई के बाद जो मौका याद आए वो मुखालिफ के मुंह पे नहीं अपने मुंह पे मारते हैं। नक्की साहब जो आपने जस्टिस मंसूर शाह साहब के हवाले से आपने बात की ना, मैंने 6 दिन कबल एक्टिवेट किया था। 26 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर शाह होंगे। ये बात आप ज़हन कर लें। बिल्कुल सही, बल्कि उस पर हम आगे भी बात कर लें कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो किसी भी तरह से कम बनते नजर नहीं आ रहे। लेकिन इस प्रोग्राम की ये वाली लाइन भी नोट कर लीजिएगा, मुझे नहीं कम किसी जगह बनते नजर आ रहे। ठीक है, ये सिंधिला साहब का ये क्लिप भी संभाल के रखिएगा जी। आप वो कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो का ये बयान सिर्फ सियासी बयान है आप समझते हैं सिंधिला साहब? मेरे ख्याल में सियासी बयान ही है, बिल्कुल सही कहा, सियासी बयान ही है, वो बनते हुए नजर नहीं आ रहे। देखें उन्होंने जो रोजा है ना वो अब जो जिसे कहते हैं ना कि नमाज से हमें कुछ 2.5-3 मिनट पहले तोड़ दिया है, जज्बात में तोड़ा है, जैसे भी तोड़ा है, तो वो उनके गले पड़ गया उन्होंने। और फिर उन्होंने ये जो अभी अगर देखा जाए, देखें ये हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, उनका हक है, राइट है। ये जो अभी एक दिन पहले जब ये अनाउंस हुआ कि कल वोटिंग होगी और ये एतमाद का इसका वोट लिया जाएगा तरमीम के बारे में, तो उससे पहले तफसीली फैसला नहीं आया। लेकिन वही जहन साजी फिर एक एक्स्ट्रा नोट लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं जो कि 2 महीने पहले पूछा था आपके इलेक्शन कमीशन ने कि ये जो 41 अरकान है ये पीटीआई के हैं। तो ये जो थोड़ी सी जहन साजी ऑलरेडी मतलब के नजर आ रहा था ना, तो फिर इस बुनियाद पर आप नजर आ रहा है। ठीक है जी, चूंकि हुकूमत को सूट नहीं कर रहे ना, इसलिए वो नहीं होंगे आप कहते हैं
जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं हो गए क्योंकि वो हुकूमत को सूट नहीं कर रहे मौजूदा सूरत हाल में? मैं हुकूमत को सूट नहीं कर रहा, मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे जाहिर है मेरा तो कोई तजर्बा एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है उसके मुताबिक मुझे कम से कम वो बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलें, अब आप कह रहे हैं एक दावा आपका है, एक बिशारत राजा साहब का है, और बिशारत राजा साहब ने तो खैर पहले ही ट्वीट किया हुआ है कि 26 को वही होंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज उनकी बात को जो है वो एंडोर्स कर दिया है। तो इसी में उमर दराज कंप्लीट कीजिएगा, हम मियां नवाज शरीफ की सियासत की भी बात कर रहे थे, क्या इन्हीं आईनी तरामीम से और इस डिक्टेशन से जुड़ी हुई है उनका सियासी मुस्तकबिल? बड़े मियां साहब के हवाले से बिलखुसूस हम पूछ रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ चलो हुकूमत में है ना, बड़े मियां साहब की क्या सूरत हाल बनेगी? उमर दराज जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मियां साहब अब कोई आईनी तरमीम कर लें या कुछ और कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि उससे कुछ होगा। मियां साहब को रुजू करना है अवाम से। मियां साहब जो 4 साल लंदन बैठे रहे उसका उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, अगर उनका ख्याल ये है। और मियां साहब को अपने माजी से सीखना चाहिए। क्या मियां साहब ने माजी में अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट्स नहीं की? चले एक और बात मैं आपको हालिया कर देता हूँ। मियां साहब ने जो तहरीक अदम एतमाद का गो हेड दिया था वो यही था ना कि इमरान खान अपनी मर्जी से कोई अपॉइंटमेंट ना करें। हुजूर आपने अपॉइंटमेंट कर ली तो क्या डिजायर रिजल्ट्स आपको मिल गए थे? जनरल मुशर्रफ की अपॉइंटमेंट आपने की थी, डिजायर रिजल्ट्स आपको मिल गए थे, और बहुत सारी आपने की। ये ना करें, इससे नहीं होगा। देखिए अब एक मरतबा फिर आपने वही कर लिया ना। सवाल ये है कि आप बड़े मियां साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे, ये अपने बहुत सी गलतियां भी की। आर्मी चीफ ने तो इसी तरह इलेक्ट आर्मी चीफ को तो इसी तरह अपॉइंट करना ना जिस तरह मियां साहब ने करा। उसका कोई और तरीकाकार तो नहीं था, वो क्या आइन से या उससे हटकर तो नहीं था ना सर। अब ये भी आप डाल दें क्योंकि मियां साहब ने क्या भुट्टो साहब को ज़ियाउल हक साहब को लेके आए थे, तो आप भुट्टो साहब ने भी गलत किया था। ये तो जितने भी आए हैं जो भी हुआ है यही कुछ हुआ है ना, तो इसमें तो कम से कम मियां साहब को कसूरवार ना डराएं आप। नहीं सिंधे साहब, इसमें तो एक पहले से एक है ना, सर आइन जो है वो ये भी नहीं कहता कि किसी के, मैं नहीं कह रहा, फजल रहमान साहब ने कहा किसी के इशारों के ऊपर हुकूमतें गिरा दी जाएं। आइन ये भी नहीं कहता कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई और जीते और हम अपनी आंखों से वहां रिजल्ट्स देखें और उसके बाद जब फॉर्म 47 जारी हो तो वो डिफरेंट हो। हमने 8 फरवरी को ग्राउंड से देखा है। आइन ये भी नहीं कहता। 2018 की बात कर रहे हैं उमर दराज, कौन से वाले 2018 में जब आरटीएस बंद तब की बात कर रहे हैं आप? ये मैं देखिए मुझे कोई मसला नहीं, आप उसकी भी बात करें। मैंने जो अपनी आंखों से देखा मैं आपको बता रहा हूं। मेरे आप भाई हैं ना, मैं आप क्योंकि आप फील्ड में काम करते हैं ना, तो मैं तो जाहिर बाहर रहता हूं, नहीं पता ना मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो अभी आपने कहा है ये 2018 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं जब आरटीएस बैठा था, जब फॉर्म 45 इशू ही नहीं हुए थे, उसकी बात कर रहे हैं या किसी और इलेक्शन? देखिए बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये नहीं है। देखिए आप आरटीएस भी बैठ गया, वो भी गलत 2018 में, आपको ये भी कह देता हूं, मुझे उससे मसला नहीं है। लेकिन 2 गलत को मिला के अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप आइन की तब बात करेंगे, आप इक्विटी की उसने मिसाल दे रहे थे असेंबली के अंदर हुजूर, फिर यू मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, फिर आए लोगों को बताएं कि सिर्फ आइन ये नहीं है, फिर नैब की तरमीम चंद खानदानों को नवाजने के लिए नहीं होती। आइन का मतलब फिर यह है कि बाकी चीजें ना करें। यार मैं थोड़ा सा नक्की साहब मैं थोड़ा सा अगर परवेज सिंधेला साहब को इजाजत दें तो मैं 2018 की बात कर लूंगा। फिर आप भी नहीं, चलिए वो जवाब दे लें। करते हैं सियासतदानों से ईमानदार रहने का, तो जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, तो फिर आप भी पूरी बात बताया करें ना। देखिए फौज ठीक होनी चाहिए, इस्लाहात होने चाहिए, सियासतदान इस्लाहात होनी चाहिए, सियासतदान ठीक होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट ठीक होने चाहिए, लेकिन जजों को कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए। चलें, मेरे ख्याल में सिंधरा साहब एक कमेंट बिशारा राजा साहब का भी ले लेते हैं, इसी पे वो बात करना चाह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन हुजूर ये भी ना करें, हुजूर ये भी नहीं होना चाहिए कि हमारा चीफ जस्टिस आएगा तो हमें इंसाफ मिलेगा। ये मुस्लिम लीग नून 2018 में परवेज सिंधेला साहब बात कर रहे हैं 2018 की, तो 2018 में मुझे ये बताया परवेज सिंधेला साहब उस वक्त कौन आरटीएस किसने बिठाया था, सरबराह कौन था उस वक्त आईएसआई का? सिंधेला साहब एक मिनट प्लीज आप सुन लें, बिशारा साहब का भी एक कमेंट ले लें। सिंधेला साहब मैं चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है जनाब मुस्लिम लीग नून की, 2018 के आरटीएस की तहकीकात करवाएं। उस वक्त डीजीआई कौन था, उस वक्त एमआई का सरबराह कौन था, तहकीकात करवाएं ना हुजूर। जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हुए ना, ये उस वक्त एक ओहदे पर मौजूद थे, आप तहकीकात करवाएं। क्यों नहीं करवा रहे आप तहकीकात कि आरटीएस क्यों बैठा था?
जी सिद्दीना साहब, इसकी भी आप होगी। आप देखें, आप अगर ये चीजों को चलने देंगे, को मामले बेहतर होंगे तो सबके होंगे। अगर उस वक्त जिसने सब कुछ किया उनमें से एक, कभी किसी ने सोचा था कि साबिक डीजी ISI पाकिस्तानी फौज का तगड़ा तरीन अफसर जेल में होगा? आज वो है ना, तो इंशाल्लाह ताला बाकी भी आएंगे सर, आप देखते तो जाएं। अगर जनरल फैज हमीद पकड़े जा सकते हैं तो जो बाकी शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला, मेरी और आपकी दुआ है, बल्कि मैं और आप झोली उठाकर दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला की साथ उनको भी एक दिन लाए। आप देखते तो जाएं, ये क्रॉस बोर्ड एहतसाब होगा जी। ये बड़ी अफजा बात की है सिद्दीना साहब कि ऐसा होगा कि अक्रॉस दी बोर्ड तमाम इदारों के हवाले से जो है, हमें तो इस बात पे खुश होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी पसंद वाला ना पकड़ा जाए, जो हमें नहीं पसंद वो पकड़ा जाए, उससे जरा निकलना पड़ेगा। ठीक है, आप बिल्कुल सिद्दीना साहब, आपका भी ये कमेंट सामने आ गया, भी बात करेंगे। फिर वकलात तहरीक के हवाले से भी एक मरतबा फिर 19 सितंबर से ऐलान किया गया है। क्या ये जैसे माजी में हम बड़ी वकलात तहरीक दे चुके हैं, उस तरह की कोई तहरीक होगी या इससे मुख्तलिफ होगी? इस पर बात करें ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।